सोची होती मंगल पांडे ने, क्योंकि उसके ऊपर भी जिम्मेदारी थी परिवार की। और मंगल पांडे को उसकी प्लाटून के किसी सैनिक ने सपोर्ट नहीं किया था, अकेला उसने तय किया था कि मैं तो ये नहीं मानूंगा, गाय की चर्बी के कारतूस मुंह से नहीं खोलूंगा, जो अंग्रेज अधिकार आदेश देगा उसको मार डालूंगा। मार दिया उसने, परिणाम हुआ कि फांसी हो गई उसको। तो मंगल पांडे को तो हुई फांसी, और भारत में पैदा हो गए हजारों मंगल पांडे। तो एक मंगल पांडे बढ़ता है तो हजारों आते हैं, आप एक बढ़ेंगे तो हजारों लाखों आएंगे। अब आप बैठे ही घर में हैं, निकलने का ही संकल्प नहीं है, तब तो कुछ नहीं होने वाला। भगवान भी कहते हैं कि तुम प्रयास करो, पुरुषार्थ करो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और पुरुषार्थ ही मत करो, कर्महीन बन के बैठे रहो तो मैं तो किसी के साथ नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि जो पुरुषार्थी हैं उनको मैं प्रेम करता हूं, और जो सिर्फ घंटी बजाते हैं, तिलक चंदन लगाते हैं, उनके पास में कभी फटकता नहीं, क्योंकि वो पुरुषार्थी नहीं। अर्जुन को पुरुषार्थी होने का पूरा संदेश है भगवत गीता। कोई मंदिर में जाके माथा टेकने का संदेश नहीं है भगवत गीता। अर्जुन कर्महीन हो रहा है, कमजोर हो रहा है, ताकत कम होती जा रही है, मन में भय बैठ रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, ये सब मेरे हैं, प्रियजन है, कैसे लड़ूं। तो कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई है, और वो पुरुषार्थी बनने के लिए सुनाई है। रामचंद्र जी की कहानी हम पढ़े, राम की कथा पुरुषार्थी होने की कथा है। पूरा का पूरा उनका जीवन एक ही संदेश देता है, पुरुषार्थी बनो। अगर राम ने यह सोच लिया होता मैं तो अयोध्या से अकेला जा रहा हूं, मेरे साथ तो एक पत्नी है और आधा मेरा भाई है लक्ष्मण, मैं कैसे लड़ूंगा रावण से, तो वो तो निकले ही नहीं होते घर से कभी। हम सब जानते हैं कि राम सेना लेके नहीं निकले थे, राम दास दासियों को लेके नहीं निकले थे, घर से वैभव और संपत्ति लेके नहीं निकले थे, अकेले निकले थे अपनी पत्नी और भाई के साथ। नहीं निकले होते तो राक्षस संस्कृति का ही इस देश में बोलबाला होता, बाकी तो कुछ होता नहीं इस देश में। लेकिन निकल पड़े, वो निकल पड़े तो भील, कोल, किन्नर, नर सब उनके पीछे लाखों की संख्या में खड़े हो गए, और रावण जैसे शक्तिशाली राजा को परास्त कर दिया। तो दुनिया में कोई भी आदमी कोई काम करता है तो अकेला ही निकलता है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अकेला आदमी तो बहुत कुछ करता है, संकल्प होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आजादी के स्वदेशी आंदोलन के 100वें वर्ष पर, वंदे मातरम आंदोलन के शताब्दी वर्ष पर कुछ तो संकल्प करें अपने मन में, और इतना ही संकल्प करें कि हम भारत को भारतीयता की तरफ ले जाने के लिए जीवन भर प्रयास करेंगे। सफल हो या ना हो ये दूसरी बात है, प्रयास हम करेंगे। क्योंकि कृष्ण ने हमें कहा है कि तुम चिंता मत करो, फल की चिंता तुम करने के अधिकारी नहीं हो, तुम काम करो, प्रयास करो, फल मिले ना मिले, मा फलेषु कदाचन। तो हम प्रयास करें, पूरी ईमानदारी से करें, कर्मठता से करें, निष्ठा से करें, तो शायद आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल में ये देश भारतीयता की तरफ लौट सकता है, समाज भारतीयता की तरफ लौट सकता है। और नहीं करेंगे तो जो पीढ़ी जवान हो रही है ना, ये आपकी आंखों के सामने ही इस देश को खड्डे में ले जाके डालने वाली है, आपके देखते देखते। क्योंकि ये जो नई पीढ़ी आ रही है ना, इसको भारतीयता का संस्कार तो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़कर निकल रही है, तो संस्कार तो यूरोपियन है, तो वो भारत को तो पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। अगर जानते और पहचानते होते तो अपने दादाजी को पूछते, वुड यू बी माई वैलेंटाइन। वो तो ये कहते कि भाई हम तो रक्षाबंधन मनाएंगे हमारे कॉलेज में, हम ये वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे। अगर जानते बूझते समझते तो, अगर हमारी युवा पीढ़ी जानती बूझती समझती तो अब कॉलेजेस में फैशन परेड होने लगी है, यूनिवर्सिटीज में फैशन परेड होने लगी है। ये होता क्या, हमने अपने बच्चों को उन फैशन परेडों में पहले से ही शामिल करने का अब तय कर लिया है। छोटे छोटे नर्सरी स्कूलों में फैशन परेड होने लगी। यूरोप में शरीर का आनंद ही सब कुछ है, इसलिए शरीर और यौनिकता के आसपास सब कुछ घूमता है वहां पर। भारत में शरीर का आनंद कुछ भी नहीं है। तो हम तय करें जाना किधर है, और ये मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत सही समय है कि अब हम देश के बारे में चिंतन करें। चिंता कम करें, चिंतन ज्यादा करें। ज्यादा लोग चिंता से ग्रसित हैं, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। चिंता छोड़िए, चिंतन करिए, रास्ते निकलेंगे उसमें से। तो आज भारत और यूरोप का चिंतन मैंने आपके बीच में इसलिए रखा कि हम तय करें हमें जाना किधर है। अगर हम भारत और भारतीयता की तरफ जाना चाहते हैं तो ये मान लें कि हर देश की सभ्यता उसकी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से तय होती है। भारत एक गर्म देश है,
या समशीतोष्ण जलवायु का देश है। तो यहाँ की सभ्यता में हर वो चीज होगी जो प्रकृति से संबंधित है। यूरोप ठंडा देश है, उस ठंडे देश की सभ्यता में जो कुछ भी होगा वो उनकी प्रकृति से जुड़ा हुआ होगा। अब वहां से कुछ आया है और हमने बिना सोचे समझे उसकी नकल कर लिया तो हमको ही नुकसान करेगा, उनको नहीं करेगा। जैसे हमने बिना सोचे समझे यूरोपियन खानपान अपने घरों में लाया, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन। अब ये यूरोप में पिज्जा बर्गर इसलिए है कि उनके यहाँ कुछ होता नहीं है। तो मैंने आपसे कहा ले दे के थोड़ा गेहूं होता है, और गेहूं भी ठंडे देश के होने के कारण आटे की तरह से गूंदा नहीं जा सकता। हमारे यहाँ गेहूं का आटा है ना, जिस तरह से हम गूंद के उसको तैयार करते हैं रोटी बनाने के लिए, यूरोप में ये संभव नहीं है क्योंकि ठंड बहुत है। ज्यादा ठंड है तो उंगलियां काम नहीं करती, और आटे में पानी डालो तो बर्फ हो जाता है। तो कॉमन टेम्परेचर पे तो ये संभव नहीं है। अगर 100% एसी हो तो वहां थोड़ी बहुत संभावना है, लेकिन फिर वहां टेक्निक का प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो ले दे के आटे को सड़ाते हैं और उस सड़े हुए आटे में से पाव रोटी, डबल रोटी बनाते हैं। उसको खाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि और कुछ वो बना नहीं सकते। हमारे लिए ये मजबूरी नहीं है। हम तो गेहूं के आटे से 85 तरह के व्यंजन बनाते हैं, और हमारे यहां सिर्फ गेहूं ही नहीं है, खाने के लिए 1400 से ज्यादा धान्य है। तो हम क्यों नकल करें उनकी पिज्जा और बर्गर की? और वो पिज्जा बर्गर खाते हैं तो उसको पचाने के लिए उनको कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना फास्फोरिक एसिड के वो पच नहीं सकता, सड़ा हुआ मैदा है। और अगर हम पिज्जा बर्गर खाकर उसको पचाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे तो कैंसर से मर जाएंगे, ये सारे वैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स हैं और इंसेक्टिसाइड्स हैं। डीडीटी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, क्लोरोपाइरीफॉस है। तो हमारे लिए तो अभीष्ट नहीं है। तो इसलिए ये विदेशी खान पान के मोह में ना फंसे। कई घरों में मैंने देखा है रविवार का दिन होटल में जाने का तय हो गया है। हाँ, रविवार फिक्स है, होटल में जाना ही जाना है और वहां यही सब खा के आना है। तो आप ये मूर्खता मत करिए। ऐसे ही भारतीय खान पान के जैसा भारतीय वेशभूषा, उनकी वेशभूषा उनकी जरूरत के हिसाब से है। टाई भी चाहिए उनको, 3 पीस सूट भी चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत है। यहां तो भयंकर गर्मी है, 50 डिग्री तापमान होता है। हमको टाई और 3 पीस सूट क्यों चाहिए? और पहनेंगे तो अंदर गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना हो। ऐसे ही उनके यहां रीति रिवाज हैं। गुड मॉर्निंग, क्योंकि सूर्य जब निकल आया तो गुड मॉर्निंग। हमारे यहां तो एवरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग है। क्यों हम करें गुड मॉर्निंग? हम शुभ प्रभात कहें, शुभ रात्रि कहें, ये गुड मॉर्निंग में क्यों फंसे? और कम से कम आज का ये व्याख्यान सुन के अपनी धर्म पत्नी को मिसेज कहना तो बंद करें, क्योंकि मिसेज रखेल होती है, पत्नी नहीं होती। मुझे बहुत दुख होता है कि जब थोड़े कम पढ़े लिखे अंग्रेजी वालों के घर में मैं घुस जाता हूं, कहते हो राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। तो मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेज? तो थोड़े तो बौखला जाते हैं। तब मैं उनको बताता हूं मिसेज का माने होता है पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जो रखेल के रूप में आपके साथ हो और आप उससे संबंध रखें, वो मिसेज होती है। हमारे यहां तो श्रीमती होती है। श्री माने लक्ष्मी, मती माने बुद्धि। जहां लक्ष्मी और बुद्धि का संगम हो वो श्रीमती होती है, वो मिसेज नहीं होती। और मिस्टर इसका उल्टा है। यूरोप में जो पैसे वाली महिलाएं होती थी ना, विधवा, वो अपने मिस्टर रखती थी, वो पुरुष कैप्ट है। तो आपका वो पति है, कैप्ट नहीं है। तो मिस्टर मत कहिए, मिसेज मत कहिए, मिस तो किसी को मत कहिए। और बिना अंग्रेजी जाने समझे और इतिहास बिना जाने समझे कुछ बच्चों के नाम ऐसे मत रखिए, टिंकू, पिंकू, बबली, डबली, डॉली, डिम्पल, ट्विंकल। क्या मतलब है टिंकू का, समझते? टिंकू होता है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने, मां की ना सुने, वो टिंकू है। अब आप बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को तो बोलिए टिंकू। और मेरे तो समझ में नहीं आता, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी गायत्री देवी, बेटा टिंकू कहां से आया? ये फालतू अंग्रेजी नाम मत रखिए। हिंदी में बहुत सुंदर नाम है, संस्कृत में और भी सुंदर। तो भारतीय भाषा, भारतीय भूषा, भारतीय भोजन, जितना बने उतना भारतीय भजन माने संगीत, उनका रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे यहां तो गर्मी है, गर्मी है तो सूर्य है, सूर्य है तो हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हमारे जॉइंट्स जो है ना बहुत फ्लेक्सिबल हैं। तो हमारे जो नृत्य है ना, डांस, उनके एक एक कदम फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से है। चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे कुचिपुड़ी हो, चाहे ओडिसी हो, चाहे कथक हो। यूरोप में होगा क्योंकि सभी जॉइंट्स स्टिफ हैं, कड़क हैं। कड़क हैं तो उनमें लचीलापन नहीं है, लोच नहीं है।
तो हाथ पैर नाचेंगे कैसे? तो इधर उधर फेंकना वही उनका डांस है। पैर को इधर फेंक दो, हाथ को इधर फेंको, कमर को ऐसे कर दो, वैसे, यही डांस है। वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है शरीर। आप मत अपने बच्चों को इसमें फंसाइए। संगीत भी उनका वैसा ही है, सुनो तो कान को अच्छा ही नहीं लगता, ना कर्णप्रिय है, ना अच्छा लगता है। भारत का संगीत भी वैसा ही है जैसी हमारी प्रकृति है, धीमा धीमा, मधुर मधुर, सरल सरल। उनके यहां हर चीज फास्ट है, तेज है, क्योंकि जिंदगी वैसे है। तो भारतीय भजन, भारतीय भोजन, भारतीय भूषा, भारतीय भाषा, और बन पड़े तो भारतीय वस्तुएं, भारतीय औषधि, इन्हीं का ज्यादा उपयोग करें अपने जीवन में, तो भारतीयता की तरफ आप जाएंगे। और आप जाएंगे तो आपकी पीढ़ियां जाएंगी। हो सकता है कि थोड़े दिन में इस देश में कोई अभियान चल पड़े, वो इस तरह का हो कि एक बार तो हमने अंग्रेजों को भगाया, अब इस अंग्रेजियत को भगाएंगे। गांधी जी यही कहा करते थे, अंग्रेज चाहे तो भारत में बने रहें, लेकिन हमें अंग्रेजियत नहीं चाहिए। अंग्रेजियत माने ये यूरोपियन सभ्यता और संस्कृति हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे काम की नहीं है। वो अच्छी होगी उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। तो हमें तो अपनी ही सभ्यता और संस्कृति लाना है, तो उसके लिए कोई अभियान चलाना है, और हम सब उसमें लगें। ऐसा ईश्वर हमको शक्ति दे। ऐसी भावना के साथ आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी दीक्षित साहब। आप जितने भी शुद्धि श्रोता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो तुलनात्मक व्याख्यान आपने सुना, काफी लाभप्रद रहा। हमें निश्चित तौर से पाश्चात्य सभ्यता को छोड़कर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाना होगा, स्वदेशी को अपनाना होगा। मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि तारों के बिना कभी विद्युत संचार नहीं होता, तारों के बिना कभी विद्युत संचार नहीं होता, रेखाओं के बगैर चित्रों का निर्माण नहीं होता। जीवन का नवनिर्माण करने वाले सोचो, स्वदेशी के बिना जीवन स्वप्न साकार नहीं होता, स्वदेशी के बगैर जीवन स्वप्न साकार नहीं होता। आप जो स्वदेशी की अलग जगाने का जो अभियान लेकर आप चल पड़े हैं, उसमें आप अकेले नहीं हैं। निश्चित तौर से सारे श्रुति श्रोता और सारा भिलवाड़ा आपके साथ है। मैं कार्यक्रम के मध्य में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि आज के श्रीमान सत्यनारायण जी साहब काबरा, संस्कार टीवी चैनल के डायरेक्टर, जो पधार चुके थे, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। मंच पर पधारें श्रीमान सत्यनारायण जी साहब काबरा। आज के कार्यक्रम का संस्कार टीवी द्वारा कवरेज किया गया है और अक्टूबर में यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। तालियों द्वारा श्रीमान सत्यनारायण जी साहब काबरा का अभिनंदन करें।